संकट के लिए एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी भी जिम्मेदार है और गवर्नर क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से महायुति में झगड़ा बढ़ता जा रहा है, एकनाथ शिंदे ने पेच फंसाया हुआ है। अब खबर आ रही है कि शिंदे जो अभी ठीक हो गए थे, उनका बुखार ठीक हो गया था, वो शिंदे फिर बीमार पड़ गए हैं और आप बताया कि उनके गले में संक्रमण हो गया। तो इसलिए आज जो बैठक होनी थी महायुति की, अब वो आज स्थगित हो गई और अजीत पवार दिल्ली आ रहे हैं। तो अजीत पवार दिल्ली आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे थाने में रहेंगे। उनके गले में इन्फेक्शन हो गया है, बुखार उनका उतर गया था, वो फिर से शायद बुखार चढ़ गया है। तो आखिर ये महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, और इससे बड़ी बात जो है वो गवर्नर आखिर क्या कर रहे हैं। 26 नवंबर तक संवैधानिक तौर पर नई विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए था या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था। अगर नई विधानसभा का गठन नहीं हो रहा है तो फिर राष्ट्रपति शासन होना चाहिए था। वो राष्ट्रपति शासन अब तक क्यों नहीं लगा। दूसरी बात यह कि राष्ट्रपति शासन लगने के साथ साथ जो संवैधानिक स्थिति है उसमें यह है कि गवर्नर की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार गठन के रास्ते तलाशे। अगर सबसे बड़ा राजनीतिक दल वो सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर रहा है तो दूसरे नंबर का जो दल है गवर्नर उसको बुलाए। अगर बीजेपी नहीं जा रही है सरकार बनाने का दावा पेश करने तो एकनाथ शिंदे को बुलाए गवर्नर साहब, क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो ये गवर्नर के ऊपर सवाल है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि महाराष्ट्र में जो संवैधानिक स्थिति पैदा हो गई है उसमें गवर्नर का रोल क्या है और गवर्नर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी जो है उसका निर्वाह क्यों नहीं कर रहे हैं। एक बड़े राज्य को क्यों जो है वो एक उहापोह की स्थिति में डाल दिया गया है और वहाँ मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि वहाँ सरकार है कि विधानसभा गठित हो गई है कि राष्ट्रपति शासन है कि क्या है, ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तो ये गवर्नर की भी जिम्मेदारी बनती है और गवर्नर पे इस पर सवाल उठना चाहिए। लेकिन जो महायुति में झगड़ा फंस गया है और एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से पेच फंसाया है, ये बीजेपी के लिए बड़ा परेशानी का सबब बन गया है। जैसा आपने भी बताया कि साहब वो बावनकुले साहब जो हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो घोषणा कर दी कि 2 दिसंबर को बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी और 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री नया शपथ ले लेगा। और मैदान भी बता दिया उन्होंने कि आज़ाद मैदान में शपथ होगी। तो अगर बीजेपी के अध्यक्ष ने बता दिया तो कम से कम ये भी बता दे कि मुख्यमंत्री का शपथ लेगा कौन। आज 2 दिसंबर है, आज ही बता दे बावनकुले साहब की कौन शपथ लेगा। लेकिन वो बैठक जो है वो भी स्थगित हो गई, बताया रहा वो भी अब 4 तारीख को होगी। तो आखिर अगर एकनाथ शिंदे ने कोई पेच फंसाया हुआ है, एकनाथ शिंदे ने दावा ठोक दिया है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे और जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि साहब वो राज्य की जनता जो है वो चाहती है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूँ और मैं कॉमन मैन के रूप में काम करता रहा, कॉमन मैन हूँ, जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं उससे साफ साफ उन्होंने बीजेपी को संकेत दे दिया कि जनता क्या चाहती है, यानी ये बता दिया एकनाथ शिंदे ने। तो जो जनादेश आया उस जनादेश के वाहक कौन है, उसके खवैया कौन है, ये बता दिया एकनाथ शिंदे ने कि जो जनादेश आया है वो जनादेश जो है वो एकनाथ शिंदे के नाम पर है, वो बीजेपी के नाम पर नहीं है। एक तरीके से शिंदे ने साफ साफ बीजेपी को संकेत दे दिया। अब अगर एकनाथ शिंदे ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि ये जो जनादेश आया है ये एकनाथ शिंदे के नाम पर आया है, बीजेपी के नाम पर नहीं है, तो बीजेपी फिर इस जनादेश का पालन क्यों नहीं कर रही। इसका मतलब एकनाथ शिंदे ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो फिर कोई बड़ा खेल हो सकता है। बीजेपी भी शायद इस बात को भांप गई है कि एकनाथ शिंदे ने पूरी तैयारी कर ली है कोई नया खेल करने की। तो अजीत पवार को अब सहलाया जा रहा है। तो क्या बीजेपी अब शिंदे की जगह अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाएगी। अगर ऐसी भी परिस्थिति बनती है तब भी ये समझा जा सकता है कि बीजेपी का तो कम से कम मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले जो चंद्रशेखर बावनकुले जो भी हैं, बावनकुले साहब वो जो घोषणा कर रहे थे कि 5 तारीख को मुख्यमंत्री नया शपथ लेगा और बीजेपी का होगा, तो वो होने नहीं जा रहा है। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। अब आगे क्या होता है ये देखा जाएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से पेच फंसाया है उसमें बीजेपी साफ तौर पर घिरती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी शायद पसीना छोड़ गए हैं, तभी आज 4 बजे जाकर वो पिक्चर देखकर अपना तनाव जो थोड़ा दूर करना चाहते हैं। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जरूर बन गई है महाराष्ट्र में, लेकिन उसके सामने संकट भी सबसे ज़्यादा बड़े हैं। जितनी बड़ी पार्टी है उतना बड़ा संकट है। रघुवीर साहब की एक कविता है कि जितना बड़ा दल होगा उतना ही खाएगा देश को, दल का दल वो पाप छुपा रखने के लिए एकजुट होना। तो ये दल का दल जो है पाप छिपा रखने के लिए जो एकजुट हुआ है और सबसे बड़ा दल जो बन गया है, तो सबसे बड़े दल के सामने संकट भी सबसे ज़्यादा बड़े हैं। एकनाथ शिंदे के बारे में सूचना है कि वो गृह मंत्रालय चाहते हैं और साथ में विधानसभा का अध्यक्ष का पद भी चाहते हैं। ये भी अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो इसी शर्त पे नहीं बनेंगे, उनकी तरफ से ऐसी शर्तें लगाई गई हैं। इस तरीके की खबरें हैं। अब सवाल ये उठता है कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष का पद दोनों क्यों चाहते हैं। उसके पीछे साफ कहा कि बीजेपी की अब तक की जो राजनीति रही है, महाराष्ट्र में भी जो राजनीति रही है, और चूंकि एकनाथ शिंदे तो उनका एक मोहरा रहे
और उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर, फिर खुद मुख्यमंत्री बन गए। तो एकनाथ शिंदे ये अच्छे तरीके से समझते हैं कि बीजेपी आज नहीं तो कल एकनाथ शिंदे के साथ वो खेल ज़रूर करेगी जो उसने उद्धव ठाकरे के साथ किया था। तो एकनाथ शिंदे उन सारी चीज़ों से बचकर चलना चाहते हैं कि बीजेपी को इस तरीके का कोई मौका नहीं मिले। दूसरी बात यह है कि उद्धव ठाकरे के पास कम से कम अपना एक पारिवारिक लीगेसी है और उनका एक अपना है मामला। एकनाथ शिंदे के पास ऐसा क्या है कि जिसके दम पर वो आगे भी राजनीति कर पाएंगे। अगर एकनाथ शिंदे के पास मुख्यमंत्री पद नहीं रहता है या गृह मंत्रालय नहीं रहता है और विधानसभा अध्यक्ष का पद नहीं आता है, ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे की राजनीति कितने दिन तक चलेगी। तो एकनाथ शिंदे के सामने तो पूरा जीवन मरण का प्रश्न है, पूरे राजनीतिक जीवन का संकट उनके सामने खड़ा हो गया है। तो बीजेपी अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो एकनाथ शिंदे ये साफ तौर पर समझ रहे हैं कि उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया है, क्योंकि अब उनकी वापसी किसी भी तरीके से महाविकास अघाड़ी में या शिवसेना उद्धव गुट में संभव नहीं है, जो उन्होंने काम किए उसके बाद। तो ऐसे में अगर वो मुख्यमंत्री भी नहीं बनते हैं और बीजेपी भी उनको किनारे कर देती है तो एकनाथ शिंदे की तो सारी राजनीति खत्म। तो एकनाथ शिंदे इसलिए गृह मंत्रालय चाहते हैं ताकि पुलिस प्रशासन भी पास में रहे, मुख्यमंत्री अगर ना रहे तब भी हनक रहे, और विधानसभा अध्यक्ष इसलिए चाहते हैं ताकि बीजेपी वो कोई काम ना कर सके जो उसने उद्धव ठाकरे के साथ या शरद पवार के साथ किए। लेकिन अब सवाल ये कि बीजेपी गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष को चाहती है मुख्यमंत्री के साथ साथ, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। उसके पीछे कारण ये है कि मुंबई में बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनकी फाइल कभी भी खुल सकती है, और दूसरा अगर कोई गृह मंत्रालय में आएगा तो वो बहुत सारी चीज़ें खोल सकता है। जज लोया की फाइलों को लेकर भी बहुत सारे सवाल बीच बीच में उठते रहे कि जज लोया की फाइल क्या है तो वो सवाल भी है। तो बीजेपी इसलिए चाहती है कि ताकि किसी भी तरीके से अगर पुलिस प्रशासन उसके कब्जे में रहेगा। मुझको याद है कि शायद 1993 में एक समाजवादी पार्टी जब बनी थी, उसका पहला एक प्रशिक्षण शिविर जो था वो देहरादून में आयोजित किया गया, और वहाँ मुलायम सिंह यादव अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि अगर सरकार चलानी है चाहे गठबंधन की और क्या हो, तो 6 जो लोग हैं वो उनके अपने होने चाहिए उस मुख्यमंत्री के। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि एक तो जो है वो उनका होना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा बताया था उन्होंने उनका होना चाहिए गृह मंत्री, उनका अपना प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, और जो चीफ सेक्रेटरी है वो होना चाहिए, और डीजीपी होना चाहिए। अगर ये आपके विश्वास पाते हैं तो आपकी सरकार कोई नहीं हिला सकता, फिर चाहे आप अल्पमत के हों और चाहे आप गठबंधन के हों। हो सकता है शायद एकनाथ शिंदे को ये जानकारी किसी समाजवादी पार्टी के नेता नहीं देती हो जिसने वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया था उसमें मुलायम सिंह यादव से। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं एकनाथ शिंदे को, और एकनाथ शिंदे भी पुराने नेता तो हैं, इसमें कोई शक है ही नहीं, ज़मीनी कार्यकर्ता रहे हैं, जैसा कि वो कह भी रहे हैं कि वो कॉमन मैन हैं अपने इंटरव्यू में। तो अब यही संकट जो है वो बीजेपी का है कि बीजेपी अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री अपना बना भी लेती है और विधानसभा अध्यक्ष उसका नहीं होता है, डीजीपी उसका नहीं होता है, गृह मंत्री उसका नहीं होता है, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उसका नहीं होता है, चीफ सेक्रेटरी अगर उसका नहीं होता है, तो फिर चाहे फडणवीस हो चाहे मोदी जी खुद आकर बन जाए चीफ मिनिस्टर, तो सरकार तो अस्थिर रहेगी बीजेपी की। तो बीजेपी इसीलिए ये पद सारे चाहती है, और एकनाथ शिंदे भी ये सारे पद इसलिए चाहते हैं कि सरकार पर कब्जा जो है नियंत्रण किसका भी हो, मुख्यमंत्री भले भी कोई हो। तो अगर एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो इन्हीं शर्तों पर मानेंगे कि गृह मंत्री उनका होगा, विधानसभा अध्यक्ष उनका होगा, डीजीपी उनका होगा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उनका होगा, और चीफ सेक्रेटरी भी उनका होगा। इसी शर्त पर एकनाथ शिंदे मानेंगे, इसीलिए वो रूठे से नजर आ रहे हैं, और यही पेच उन्होंने फंसाया हुआ है। बीजेपी के सामने संकट क्या है, बीजेपी अभी चाहे तो अभी सरकार बना सकती है बिना एकनाथ शिंदे के भी, बिना अजित पवार के भी, क्योंकि अगर वो बनाती है तो फिर ऐसी स्थिति में जो महाविकास अघाड़ी है वो एकनाथ शिंदे या अजित पवार के साथ नहीं जाएगा जब तक कि वो शामिल नहीं हो। तो ऐसे में अल्पमत की सरकार भी चलती रहेगी, गवर्नर भी उनका होगा और विधानसभा अध्यक्ष भी उनका होगा। लेकिन संकट बीजेपी के सामने ये है कि अगर वो ऐसा करती है तो बीजेपी जो अपनी एक छवि बचाना चाहती है कि उसने विश्वासघात किया था उद्धव ठाकरे के साथ, वो छवि फिर उसकी और ख़राब होगी, और फिर यह होगा कि आप तो सबके साथ विश्वासघात करते हैं। और जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, खासतौर से बिहार का जो चुनाव है, उसमें बीजेपी के सामने संकट खड़ा हो जाएगा कि नीतीश कुमार फिर भरोसा नहीं करेंगे और नीतीश कुमार और सतर्क हो जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार अभी भी सतर्क हो गए हैं। महाराष्ट्र में जो खेल हुआ है, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि मशीनों के जरिए ये मैंडेट लिया गया है, ये जनता के द्वारा दिया हुआ आदेश नहीं है, ये जनादेश नहीं है, ये मशीनों से तैयार किया हुआ आदेश है, ये जिस तरीके का आरोप लग रहे हैं, तो उससे नीतीश कुमार भी सतर्क हो गए हैं।
तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी के लिए संकट बड़ा खड़ा हो जाएगा। ये बीजेपी अच्छे तरीके से समझ रही है।